स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस इन कंपैरेटिव वर्ल्ड। इसके यूनिट 1 हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 है शासन के प्रकार, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको कवर अप कर लेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो शासन के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं, ठीक है। तो शासन को हम किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लोगों की संख्या के आधार पर, यानी कि कितने लोग शासन करते हैं। एक करता है, दो करते हैं, कई एक ग्रुप बना के करते हैं, ग्रुप में भी अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। तो लोगों की संख्या के आधार पर हम कर सकते हैं। और दूसरा है सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर यानी कि कुछ पावर्स होती हैं, पावर्स किस तरह से किस किस के पास कितनी पावर रहती है, तो उसके आधार पर, ठीक है। तो ये था पहला जो जर्नल सा था, मैंने आपको बता दिया इसके क्या क्या आधार हो सकते हैं। अब लोकतांत्रिक शासन क्या है, तो इसमें हम लोकतांत्रिक शासन को भी पढ़ेंगे, सत्तावादी शासन को भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अधिनायकवादी शासन क्या होता है उसको देखेंगे, लोक लुभावनवादी क्या होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो लोकतंत्र का हमें मतलब पता है, लोक जमा तंत्र यानी कि लोक यानी कि जनता, तंत्र यानी कि सिस्टम यानी कि लोगों का तंत्र, लोगों का शासन होता है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र के जो साक्ष्य हैं वो हमें प्राचीन ग्रीस या फिर यूनानी जो देश है ग्रीस है वहां से देखने को मिलते हैं, जहां पर लोग अपने प्रतिनिधित्व या अधिकारी का चयन खुद कर सकते थे, ठीक है। लोकतंत्र लोगों के शासन के विशेष राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है, यानी कि एक ऐसी खास व्यवस्था है, कुछ ऐसी खास राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लोग शासन करते हैं, ठीक है। यानी कि जो शासन की जो जितनी भी शक्ति का जो स्रोत होता है वो जनता होती है। लोकतंत्र में जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, चुनावों के माध्यम से, और जो प्रतिनिधि होता है वो उस जनता का प्रतिनिधित्व आगे जो सदन होते हैं उनके अंदर में करता है, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर में जो प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है पब्लिक का, वो वहां पे उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके जितने भी मुद्दे होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उस क्षेत्र से संबंधित, उन चीज़ों को वहां पे बताता है, और उसके बाद में जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं, नीतियों का निर्माण होता है, वो सारी की सारी चीज़ें करी जाती हैं उस क्षेत्र के अंदर में। अगर हम भारतीय समाज में देखते हैं तो हमें वहां पे भी लोकतंत्र पद्धति के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे बुरी हमें यही लगती है कि इंडिया में भी ऐसा सिस्टम था पहले भी, लेकिन जब ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स लिखी गई थी तो उस टाइम पे इंडिया के जितने भी थिंकर्स थे, वहाँ हमारी जो डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था थी उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गया, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखे के लिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो ना वो किसी और के द्वारा लिखा गया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो कुछ महाजनपदों में भी ना कुछ लोग थे, एक संघ बनाकर पंचायतों के माध्यम से भागीदारी करते थे पूरे शासन व्यवस्था के अंदर में, ठीक है। लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है वो एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, डेमो से आया, जिसका मतलब होता है लोग, ठीक है। यानी कि ग्रीक भाषा में डेमो का मतलब होता है लोग, और ग्रीक भाषा से ही डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र निकल के आता है, ठीक है। अब लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, और दूसरी बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। अब लोकतंत्र एक ऐसे देश में होता है जो काफी बड़ा भी होता है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो भी काफी ज्यादा बड़ी होती है। अब लोकतंत्र में सीधे लोग शासन तो कर नहीं सकते, ये अगर हम एक प्रैक्टिकली रूप से देखें तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसमें क्या किया जाता है कि दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। लोग अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, ठीक है, और जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के एक प्रतिनिधि के रूप में, एक उसके रूप में उस अपने आप को प्रेजेंट करता है, ठीक है। जनता की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सारी की सारी वहां पे बताता है। तो इस तरह से जनता है वो सरकार से कनेक्ट कर पा रही है, क्योंकि बीच में एक एजेंट काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। दूसरी, पहले के टाइम पे अगर हम देखते हैं, कुछ महाजनपदों में भी हम देख सकते हैं, या फिर जो कुछ छोटे छोटे देश थे, कुछ ऐसे समूह थे, कुछ ऐसे रियासतें थी, वो वहाँ पे शासन करती थी, तो वहाँ पे भी लोकतंत्र पद्धति चलती थी। जैसे अगर एक एग्जांपल है स्विट्जरलैंड का, तो वहाँ पे पहले क्या चलता था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता था, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि जितनी भी जनता है उनको एक ग्राउंड में या फिर एक जो खाली जगह होती थी वहां पे इकट्ठा कर लिया जाता था, और जो कानून निर्माण की प्रक्रिया थी उसमें जनता सीधे तौर पर भाग लेती थी, तो वो हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब जनता शासन में सीधे भाग लेती है
तो वो हो जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, किसी और को एक एजेंट के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजते हैं, तो वो हो जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अब लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक बार उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बहुमत का शासन होता है। बहुमत यानी कि जो मेजोरिटी में होता है वो यहाँ पे शासन करता है। मेजोरिटी में जैसे कि इलेक्शन होते हैं, 1000 लोग शासन एक गांव में की अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो गांव में 1000 लोग हैं, 1000 में से जिसके भी वोट सबसे ज्यादा होते हैं तो वो वहां का मुखिया या फिर जो प्रधान होता है वो बन जाता है। ठीक है, तो बहुमत का यहाँ पे शासन होता है। बहुमत का शासन के साथ में यहाँ पे लोगों का शासन भी होता है, यानी कि लोग अपने आप पर खुद शासन करते हैं। तो लोकतंत्र की एक सबसे सटीक परिभाषा है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी कि जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है वही लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ पे जो अधिकार होते हैं उनकी गारंटी सुनिश्चित की जाती है, लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि भारत में भी अगर हम बात करते हैं, भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे जो सिटीजन होते हैं, इंडियन सिटीजन, उनको दे रखे हुए हैं। उसके बाद में भी कुछ अलग अलग तरह के जो अधिकार होते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, और उन अधिकारों को जो लागू करने का जो काम है वो न्यायपालिका का है। ठीक है, उनकी उनको चलाने का काम, उनका संरक्षण करने का काम, ये सारा का सारा न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। लोगों की सहभागिता होती है लोगों के अंदर में, लोकतंत्र के अंदर में। ठीक है, तो लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, और सरकार और जनता के बीच में एक एजेंट के रूप में काम करता है। तो यहाँ से जनता की भी हमें प्रतिनिधि जो सहभागिता है, उसका जो पार्टिसिपेशन है वो देखने को मिल जाता है। जो सत्ता का स्रोत होता है यहाँ पे, ठीक है, सत्ता यानी कि जो पावर होती है उसका स्रोत जनता होती है, जनता के पास में सारी पावर होती है। अगर कोई भी शासक प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं कर रहा है तो जनता उसको हर 5 साल के बाद में हटा सकती है, 5 साल से पहले भी हटा सकती है विरोध प्रदर्शन के द्वारा। ठीक है, जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होते हैं उनके द्वारा वो उसको हटा सकती है। यहाँ पे जो शासन होता है वो संवैधानिक कानूनों के दायरे में होता है, यानी कि कोई भी शासक है, कोई भी सरकार है, वो संवैधानिक कानून, जो कानून होते हैं संविधान के दायरे में रह के उसको काम करना पड़ेगा। उससे अगर वो बाहर जाएगा तो वो अपने आप में ही खतरे में आ जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं सत्तावादी शासन क्या है तथा इसकी विशेषताएं। बेसिकली हम इसमें ही पढ़ेंगे शासन का प्रकार और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, बस। तो सत्तावादी शासन में जो सरकार की जो सत्ता पर विशेष रूप से इसमें कमान होती है, यानी कि जितनी भी पावर्स होती हैं वो एक सत्ता के पास होती हैं, कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है उसमें। ठीक है, तो शासन में जो लोगों को कुछ सीमित राजनीतिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यानी कि लोगों को सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। धर्म की स्वतंत्रता भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सीमित में होती है। सत्तावादी शासन में लोकतंत्र और लोकतंत्र में सत्तावादी शासन व्यवस्था हो सकती है। यानी कि अगर हम लोकतंत्र में भी देखना चाहें तो हमें भी कुछ सीमित अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, हमें सीमित धर्म की स्वतंत्रता मिल रखी है। और सत्तावादी शासन में भी लोकतंत्र हो सकता है, लोगों का जो उनके विचार होते हैं उनको तवज्जो दिया जाए। ठीक है, उनके विचारों को भी अपनाया जाए, उनके विचारों के आधार पर, उनकी जरूरतों के आधार पर, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं उनको बनाया जाए। सत्तावादी व्यवस्था को निरंकुश शासन, एक दलीय या सेना के द्वारा शासन के रूप में इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा निरंकुश शासक होता है जिसपे लगाम नहीं लगी होती है, बेलगाम जो घोड़ा होता है उसकी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दलीय यानी कि सिर्फ एक दल का शासन होता है, सेना के द्वारा जो शासन होता है उसके रूप में हम इसको यहाँ पे बांट सकते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक बार उसको डिस्कस करते हैं। तो केंद्रीकृत शक्ति संरचना होती है, यानी कि जितनी भी पावर होती है वो सिर्फ एक एक ग्रुप होता है, उनके उनके पास होती है। ठीक है, एक जैसे कि हमने एकात्मक सरकार थी उसके अंदर में पढ़ा था केंद्रीकृत नौकरशाही होती है, तो इसी तरह से केंद्रीकृत सत्ता संरचना होती है। किसी एक व्यक्ति के पास में ये अधिकार, जितनी भी शक्तियां होती हैं वो सारी सारी उसको प्राप्त होती हैं। नियमों को तय करने की जो जिम्मेदारी होती है वो शासक की होती है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो उसके एजेंट अपने आप में बना सकते हैं, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का जो काम होता है वो शासक के द्वारा किया जाता है। शासक उस पर कानून बनाएगा, भले ही उन कानूनों में कुछ संशोधन करना वो शासक के द्वारा किया जाएगा। शासक संविधान में या फिर जो कानून होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन लेके आना चाहता है, संविधान को निरस्त करना चाहता है, कानून को निरस्त करना चाहता है, तो वो सारा का सारा जो जिम्मेदारी का काम है वो सारा का सारा यहाँ पे शासक करता है। यहाँ पे राजनीतिक बहुलता का अभाव रहता है। ठीक है, यानी कि जो राजनीतिक अधिकार होते हैं वो लोगों को कम मिलते हैं। यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होती है वो हमें काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। जातीय और धार्मिक संरचना के प्रति कठोरता रहती है यहाँ पे, यानी कि लोगों को अलग अलग जातियों की जो अपनी अपनी स्वतंत्रताएं होती हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं। धार्मिक संरचना होती है उसमें इनको जो, जैसे अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो हमें यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता काफी ज्यादा मिल रखी है। ठीक है, जातीय व्यवस्था भी यहाँ पे काफी ज्यादा
हमें कह सकते हैं उसके आधार पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता मिल रखी है। हर जाति के, हर धर्म के लोग के अनुसार में जो नीतियाँ होती हैं उनका निर्माण किया जाता है कि दूसरे की भावना को ठेस ना पहुँचे, इस तरह से काम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नीति निर्माण में या फिर जो कोई भी काम होता है, कानून होता है बनाने के प्रोसेस में, अगर किसी की जाति या फिर धार्मिक धर्म की जो भावना होती है वो आहत हो रही है तो उसको ध्यान में रखा नहीं जाएगा। यहाँ पे जो शासन होता है वो लोगों का दमन, उनके साथ हिंसा करने से होता है, ठीक है। लोगों के साथ मारपीट की जाती है, उनके खिलाफ हिंसा की जाती है, ठीक है। लोगों का विरोध किया जाता है, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, तभी जाके शासन यहाँ पे चल पाता है, ठीक है। यानी कि उसके जो एजेंट होते हैं, जो उसके सैनिक वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव करते हैं, लोग विद्रोह करने की कोशिश करते हैं तो उनको मार दिया जाता है, काट फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से ये शासन करते हैं। यहाँ पे जन भागीदारी का अभाव रहता है। कुछ कुछ जो सत्तावादी शासन होते हैं उसमें हमें ये देखने को मिल जाता है, लेकिन मोस्टली में जन भागीदारी का अभाव रहता है यहाँ पे, ठीक है। लोगों को अब किसी भी पॉलिसी वगैरह बनती है उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई भी जो कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लोगों की जो विचार वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके जो आइडियाज होते हैं उनको जो पॉलिसी होती है उसके रूप में उसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा। सीमित नागरिक स्वतंत्रता मिलती है, यानी कि लोग सिर्फ गिने चुने मुद्दे पर बोल सकते हैं, अलग अलग तरह के जो काम होते हैं उनको नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता होती है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है, एक दायरे के अंदर में रहती है। ये हो गया सत्तावादी शासन। अब अधिनायकवादी शासन किसे कहते हैं? ये सत्तावादी एवं अधिनायकवादी शासन में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो इस शासन व्यवस्था में जो राज्य की सत्ता होती है एक ही पार्टी में केंद्रित होती है, यानी कि पूरा एक राज्य है, उसकी जितनी भी पावर होती है वो सिर्फ एक पार्टी के अंदर में होती है। एकल पार्टी, एकल जो एकात्मक सरकार होती है वो यहाँ पे काम करती है। लोगों के निजी एवं सार्वजनिक जीवन पर राज्य का नियंत्रण होता है। हर काम जो भी जनता करना चाहती है उसका, चाहे वो निजी हो चाहे वो सार्वजनिक जीवन पर हो, उस पर जितना भी काम करने का काम होगा वो शासन के द्वारा किया जाएगा, जो कि अधिनायकवादी शासन होगा। यह तानाशाह का आधुनिक रूप है। जैसे अगर हम बात करते हैं जो कोरिया है, वहाँ का जो शासक है किम जोंग उन, वो वहाँ के निजी और सार्वजनिक जीवन पे जो जनता है उसका कंट्रोल रहता है यहाँ पे। अब राज्य पर जो नियंत्रण है होता है उसके लिए हिंसा और दमन, जासूसी की सहायता ली जाती है। लोगों की जो पायरेसी होती है उसको करा जाता है, लोगों के खिलाफ हिंसा की जाती है, दमन किया जाता है, उनके साथ मारपीट करी जाती है, तभी ये लोग यहाँ पे शासन कर पाते हैं। अब अधिनायकवादी शासन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण रहता है। एक दल में सत्ता का संकेंद्रण रहता है, यानी कि सारी की सारी जितनी भी पावर होती है, पॉलिटिकल पावर, वो सिर्फ एक सत्ता में जो एक पार्टी होती है वो यहाँ पे करती है। जन निगरानी रहती है, जनता की निगरानी की जाती है, जनता क्या काम कर रही है, किसी मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक ना हो, ठीक है, तभी उसका दमन वहाँ पे हिंसा की जाती है। जनता की खिलाफ हम कुछ काम करें, ठीक है, जिससे कि हम उनको गुलाम बनाए रख सकें, तो ये जो जन निगरानी का काम होता है वो इसी में किया जाता है। अर्थव्यवस्था पर जो नियंत्रण होता है वो इसमें रहता है, लोगों को कोई भी अर्थव्यवस्था पर छूट नहीं मिलती है। बल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अधिनायकवादी सत्तावादी शासन में यही ज्यादातर किया जाता है। अभिव्यक्ति और आलोचना करने का यहाँ पे अभाव रहता है। आप सरकार के खिलाफ यहाँ पे कोई भी शब्द नहीं बोल सकते हैं। जैसे चाइना में भी ऐसा सिस्टम है, वहाँ पे कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, कोई भी देश के खिलाफ नहीं बोल सकता। लेकिन हम इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते, हम सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, हम देश के खिलाफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं एक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्तावादी शासन में और अधिनायकवादी शासन में क्या फर्क है। सत्तावादी शासन इससे थोड़ा सा लचीला है, वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। वहाँ पे लोगों के पास स्वतंत्रता तो होती है लेकिन वो भले ही सीमित हो, लेकिन कुछ काम वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन अधिनायकवादी जो शासन व्यवस्था है उसमें लोग अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो पूर्ण नियंत्रण होता है वो अधिनायकवादी शासन व्यवस्था का रहता है, ठीक है। तो ये बात होगी अधिनायकवादी और सत्तावादी शासन व्यवस्था की। अब लोक लुभावनवादी शासन व्यवस्था क्या है। यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा, लोक लुभावन, ठीक है। तो इसको जरा शब्द को तोड़ मड़ोड़ लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोक लुभावन, ठीक है। लुभावने का मतलब होता है ज्यादा अट्रैक्टिव बनना, किसी को अपने प्रति आकर्षित करना, ठीक है। तो लोक लुभावन का मतलब एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, कुछ ऐसे वादे किए जाते हैं जिसमें कि लोग हमारे प्रति आकर्षित हों। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था या आंदोलन, इसको हम एक आंदोलन भी बोलते हैं, जिसमें नेता साधारण लोगों को किसी उच्च वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करवाकर उन्हें धन या सम्मान अधिकार दिलवाते हैं। यानी कि अब खुद सोचो,
ये सिस्टम पहले के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चलता था और आज के भी सिनेरियो में हम इसको देख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं पुराने टाइम की। आपने यूरोप के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पे अभिजात वर्ग शासन कर रहा था, ठीक है। तो लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा अन्याय किया जाता था, ठीक है। उनको सम्मान नहीं दिया जाता था, उनको गरीब जो धन था उससे वंचित रखा जाता था, उन्हें अधिकार प्रदान नहीं किए जाते थे। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, कुछ ऐसे नेता उभर के आए जिन्होंने उच्च जो पीड़ित वर्ग था, शोषित वर्ग था, उसको उच्च वर्ग के विरुद्ध में भड़काया था। उन्हें अधिकार दिलवाया, उन्हें सम्मान दिलवाया, ठीक है, उन्हें धन दिलवाया। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी उसको लोक लुभावनवादी शासन व्यवस्था कहते हैं। हम अगर प्रेजेंट सिनेरियो में भी इसको देखते हैं तो आज के टाइम पे भी कुछ ऐसे तबके हैं जिनको जो विपक्ष होता है उसको भड़काता है, जिससे कि वो सरकार के खिलाफ जाए, उसके खिलाफ विद्रोह करे और सरकार उसकी गिर जाए, ठीक है। तो लोक लुभावन शब्द का उपयोग उन नेताओं के लिए उपयोग किया जाता है जो कि करिश्माई व्यक्तित्व के होते हैं। जैसे कि अगर प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे नरेंद्र मोदी के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को लुभावने का काम करते हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है, काफ़ी ज़्यादा वो एक उनके पास ऐसे कहा जाता है कुछ ऐसी जादुई शक्ति है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। यही शक्ति हमें जवाहरलाल नेहरू में भी देखने को मिलती थी, ठीक है। तो उनका एक कुछ ऐसा व्यक्तित्व भी ऐसा था कि लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। बहुत से ऐसे आए गए, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, उनका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा था, लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा सकता है कि इस संदर्भ में कि लोकप्रिय होना या फिर लोक लुभावन होना एक जैसा समान अर्थ देते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर लोकप्रिय है तो उसको हम लोक लुभावन कह सकते हैं, लोक लुभावन है तो हम उसको लोकप्रिय कह सकते हैं। यही कई अर्थों में नकारात्मक और सकारात्मक भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। उदाहरण के लिए कई नेता होते हैं जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए आधे अधूरे झूठे बातें कर देते हैं, ठीक है, जो लोग का ध्यान आकर्षित करते हैं। और हिस्ट्री आपको पता ही है, नेताओं के द्वारा किए गए वादे कभी भी पूरे नहीं होते हैं, वो सिर्फ झूठे के वादे के बनकर ही रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि कोई भी विपक्ष का नेता होता है वो वादे तो कर देता है और उससे जनता का ध्यान भी आकर्षित हो जाता है, ठीक है। तो वो भले ही सत्ता में आ जाए लेकिन उसके बाद में वो सिर्फ उन वादों को एक पुरानी याद बना के उसको भुला देता है। तो इस तरह से ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए झूठे आधे अधूरे वादे करते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करके सिर्फ सत्ता में बैठना इनका मकसद होता है। ये थी पूरी लोक लुभावनवादी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन इससे सिर्फ इतना ही फॉर्मुलेट होगा कि लोक लुभावनवादी शासन व्यवस्था क्या है, इसके क्या डिमेरिट्स होते हैं, क्या क्या इसके लाभ होते हैं, क्या क्या इसके नुकसान होते हैं, और अदर तरह की जो लोकतंत्र होता है, सत्तावादी शासन होता है, अधिनायकवादी शासन होता है, या तो उनमें कंपैरिजन पूछ लिया जाएगा। बस इतना ही चलता है इसमें, ठीक है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।